यहाँ पर बच्चे बोलते रहते हैं तो ऑनलाइन वालों को इनके म्यूट ऑल करेंगे ना, दे कैन नॉट अनम्यूट देमसेल्फ। हाँ ठीक है, ठीक है। बच्चों को ओके, एक सेकंड मैं इर्द गिर्द भी लिख रहा होता हूँ। अच्छा, और सेकंड, ये तो सेकंड हो गया, काउंटर टेररिज्म मेजर्स, ठीक है, और ठीक है, और जो बाइडेन पॉलिसी फॉर साउथ एशिया एंड इट्स इंटीग्रेशन टू पाकिस्तान एंड रीजन, बाइडेन की साउथ एशिया। अच्छा, मैंने शॉर्ट में कहा है कि ठीक है, डिस्कस इन डिटेल द एफिकेसी ऑफ काउंटर टेररिज्म मेजर्स। अच्छा, adopted by the government, ओके, especially with reference to NAP. ठीक है, मैं third है population growth is one of the biggest challenges for socio-economic improvement. ठीक है, Fourth है Afghanistan needs the regional support. ठीक है, Post US exit scenario to avoid humanitarian crisis. ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड है, जबरदस्त। तो कैसा हुआ है आप लोगों का पेपर? अच्छा, मेरे ख्याल से आपने ली नहीं हुई, मुझे तो लग। अच्छा, किसी और ने आना है? किसी वो मुहिब का है, अब वो कहीं भाग गया दोबारा, देखना कहाँ है वो। अच्छा जी, आज हम अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे और इन अमेंडमेंट्स को पढ़ने का मकसद जो मेन है वो ये है कि आपको ये समझ आए कि 1971 से हमारी पॉलिटिक्स कैसे चलती आई है। 1973 के ऑनवर्ड हमारी पॉलिटिक्स कैसे मूव करती आई है, इन अमेंडमेंट्स का ये मतलब है। ठीक है, हम इससे बेसिकली उस दौर के अंदर पॉलिटिकल इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो काफी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो पॉलिटिकल नेचर के इवेंट्स हैं उनको थ्रू दीज अमेंडमेंट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अमेंडमेंट्स जो हैं वो बाय नेचर जो है वो कुछ इस तरह से हम डिवाइड करेंगे कि आपको ये समझ आ जाए कि इस अमेंडमेंट की नेचर क्या है। ठीक है, सबसे पहले कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं जो जर्नल इन नेचर होती हैं। अच्छा, ये कोई डिवीजन जो मैं कर रहा हूं ना, ये डिवीजन अमेंडमेंट्स की नहीं है, डिवीजन ये समझाने के लिए आपको समझ आ जाए। ठीक है, वैसे तो अमेंडमेंट्स जो हैं वो तो एक वन गो थ्रू के अंदर हैं, लेकिन आपको ये समझ आ जाए कि अमेंडमेंट्स किस तरह जो है वो किस नेचर की है, उसका इम्पैक्ट कैसे है, इसलिए ये मैंने डिवीजन की है। तो ये बेसिकली बाय नेचर ऑफ द अमेंडमेंट नहीं है, बाय अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग की वजह से। जर्नल अमेंडमेंट्स होती हैं कुछ तो, ठीक है, कुछ होती हैं मिनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर या तो उनको इफेक्ट कर रही होती हैं या उनके हक में होती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल राइट्स भी लिख सकते हैं आप यहां पर। और कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं वो बेसिकली मेन अमेंडमेंट्स हैं, एंड दैट इज अबाउट द पावर स्ट्रगल बिटवीन द बॉयज एंड, यानी कि जुडिशरी प्लस मिलिट्री प्लस पॉलिटिशियंस के दरमियान जो स्ट्रगल, जो ये समझ लें कि इश्यूज चलते रहते हैं, रिफ्ट्स आती रहती हैं, उनके रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स होंगी वो इसके अंदर
आएंगी, ठीक है। मिलिट्री, बॉयज। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट, जब भी हम कोई वर्ड यूज करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट बड़ा यूज करते हैं। डॉन के अंदर अमूमन जो है ना ये वर्ड एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर भी यूज होता है, समटाइम्स यूज करते हैं इसकी जगह पावर्स डैट बी के लिहाज से भी, ठीक है। ये एक फ्रेज यूज करते हैं पावर्स डैट बी, इनडायरेक्टली उसको कहने के लिए एस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मिलिट्री प्लस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ आता है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ आता है, तुम्हें समझ आता है, क्यों नहीं आता बताओ कोई। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये है कि जो बड़े बड़े टाइकॉन्स होते हैं, लाइक तरीन, मलिक रियाज, मियां मंशा, बड़े बड़े, ये छोटे मोटे टाइकॉन्स की बात नहीं कर रहे, जो ऐसे ही जो है 2-3 अरब रुपए या 20-30 अरब रुपए वाले, इनकी बातें नहीं कर रहा मैं। हाँ, जिनके जो है ना बिलियंस ऑफ द बिलियंस, जो मार्केट को हिला सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्लस जो नेक्स्ट चीज है, प्लस एनीवन who has an access to the corridors of power। वो मुहिब भी हो सकता है, वो किरण भी हो सकती है, वो आमिर भी हो सकता है, जो कॉरिडोर्स ऑफ द पावर तक एक्सेस रखता हो वो भी इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ जाएगा। अमूमन हमारे यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो जरा तारे हिला रहे होते हैं कि जी इसको हटाओ, इसको बिठाओ, ये करो, वो करो, उस सेक्रेटरी का वहां तबादला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो लोग जिनकी एक्सेस हो टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, जुडिशरी को कंप्रोमाइज करने, इस तरह, ठीक है। इसके अंदर आपके बॉयज आ जाते हैं, द रियल बॉयज, ठीक है, इंटेलिजेंस वाले भी, जो मेनली इस चीज को हैंडल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री प्लस, जब भी एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड आए तो आपने मिलिट्री नहीं मतलब लेना, मिलिट्री प्लस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्लस एनीवन हु हैज एन एक्सेस टू द कॉरिडोर ऑफ पावर। वो कुछ वहां वो इसमें आ जाएंगे बेचारे, उनकी क्या पावर है। जुडिशरी तो मॉरल पावर के थ्रू बैठी होती है बेसिकली। अब ये देखें ना, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जुडिशरी के पास पावर तो नहीं है। हम तो बहुत दफा ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जुडिशरी की जो होती है वो पावर मॉरल होती है, उसके पास वो पावर नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और होनी भी नहीं चाहिए जुडिशरी के पास पावर। हाँ, ताकि जो उसकी इंडिपेंडेंसी है, क्योंकि उसके कलम से निकला हुआ एक एक वर्ड लॉ है, अगर हमने उसको वो पावर दी कि वो इसको एक्सरसाइज कर सके इस मायनों में जिस तरह के वो करते हैं लोग जिनके पास पावर होती है, तो वो फिर मसला हो जाएगा इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी के ऊपर। तो जुडिशरी के पास कौन सी पावर है, मॉरल। हाथ जोड़ के खड़े होते हैं हम कि आप हम पर रहम कर दें, लेकिन आप जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। जैसे कल परसों जो है वो कमिश्नर जो है उनके पास गए चीफ जस्टिस के पास, तो उन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इस तरह है, तो उसने कहा जी हम ना अभी प्लान कर रहे हैं इसको नेस्ला टावर को गिराने का और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, चाहे खुद ही हथौड़ी लेकर खड़े हो जाओ, नेस्ला टावर की ईंटें गिराना स्टार्ट कर दो, मुझे वो टूटा हुआ अचानक। आज भी, बल्कि अभी मैं न्यूज सुन रहा था, तो वहां पर जो जिनका स्टेक था वहां पर वो एहतजाज कर रहे थे उसकी डिमोलिशन को रोकने के लिए ना। खैर वो ज़ाहिर है कोर्ट्स ऑर्डर हैं, तो वो गवर्नमेंट तो जब आएगी तो हो ही जाएगा। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अमेंडमेंट्स, तरमीम, आइन के मुताबिक ये होना चाहिए। अच्छा जी, पहली अमेंडमेंट वो जर्नल नेचर की थी,
क्या जाहिर है हमारे पास से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हुआ है, तो हमने सबसे पहली अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की वो क्या थी, बाउंड्रीज को चेंज करना है भाई। अब नया पाकिस्तान इस तरफ है, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, और आजकल का नया पाकिस्तान किधर है? ये किसने कहा? इस्लामाबाद। ये खुशफहमियां होती हैं लोगों की। अच्छा, दूसरी जो अमेंडमेंट इन नेचर है वो मिनॉरिटीज के राइट्स को इफेक्ट कर रही होगी, और वो कौन सी है? द फेमस वन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एमडीज एज नॉन मुस्लिम। दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल, बिकॉज इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, भुट्टो साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था। अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उन्होंने ये जो स्टेप लिया था भुट्टो साहब ने इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, कि आप किसी को अमेंडमेंट के थ्रू डिस्क्रिमिनेट करें। एक तरफ आपका आर्टिकल 20 है, क्या कहता है आर्टिकल 20? कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस भी कर सकते हो, उसकी सेक्रेट प्लेसेस के ऊपर जो भी आप करना चाहो, जो भी आपके रिचुअल्स हैं उसके लिहाज से सारा कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप एक क्लास को उठा के उस कैटेगरी में डाल रहे हो जहां पर उसको मिनॉरिटी डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई ये नॉन मुस्लिम है। एक बंदा जब खुद कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, तुम्हें क्या लेना देना भाई? स्टेट का क्या काम है कि वो उसका रिलीजन डिफाइन कर दे कि तुम नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो। अब एक मुसलमान है और वो जो है कहता है कि मैं जो नॉन मुस्लिम हूं, तो आप उसको पकड़ के ये कहना स्टार्ट कर दो कि नहीं तू मुसलमान है, तू लगता मुसलमान है। यानी कि स्टेट का इससे तो कोई लिंक नहीं होना, स्टेट तो इससे बिल्कुल अलग होती है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को हमने काफी इंपोर्ट किया हुआ है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी और सारे एक्शंस के अंदर भी ये जो स्टेट और रिलीजन की जो मैरिज है उसका जो रोमांस है वो चलता रहता है। ठीक है, अच्छा अब है जी थर्ड अमेंडमेंट। ये जरा देखना, ये मेरे ख्याल से 1974, ये भी 1974, और है क्यों भुट्टो को तुमने मार दिया? अभी तो भुट्टो ने बहुत कुछ करना है, देखते जाना। तुमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो को। अच्छा जी, ये था कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो बेल नहीं दे सकती उनको जो कि आर्बिट्रेरीली प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हैं। ये असल में इस वजह से हो रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हो रहा था इस टाइम में 1975 के अंदर, तो वहां पर मिलिट्री को पावर चाहिए थी आर्बिट्रेरी डिटेंशन की, बंदे को पकड़ के गायब कर दो, ये पावर चाहिए थी उनको। ठीक है, तो इसके लिए वो बंदे जो है ना लोअर कोर्ट्स में चले जाते थे बेल लेने के लिए, तो अमेंडमेंट करके ये वाली पावर उठा के उससे छीन ली गई। लोअर कोर्ट्स इसमें नहीं दे सकती ताकि वो जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहे। मिलिट्री ऑपरेशन जो था इन बलूचिस्तान, जो भी वहां पर रीजंस थी, काइंड ऑफ है। असल में जितनी भी डिसेंडेंट्स होते हैं या जितने भी ऑपोजिशन के इस तरह की मूवमेंट्स चलती रहती हैं, वो सक्सेसफुल होती हैं निगोशिएशन की टेबल के ऊपर, उनको मार के नहीं, उनको खत्म करके नहीं। अभी आप देख लें अफगानिस्तान के अंदर दो फोर्सेस आपस में लड़ रही थी, सोल्यूशन टेबल पे निकला है वही कतर टॉक्स, दोहा टॉक्स। ठीक है, तो सोल्यूशन फिर वही निकलता है। तो एट वेरी स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम उसके लिए तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ। फोर्थ जो है वो फिर हाई कोर्ट्स को भी डिनाई कर दिया गया कि आप भी इस केसेस के अंदर बेल नहीं दे सकते। ये भी 75 के अंदर, ये भी 75 के अंदर। हाँ, असल में मेनली जो इशू था वो ये था कि लोगों को उन लोगों को जो कि स्टेट के खिलाफ कहीं एक्शन ले रहे थे या स्टेट के खिलाफ कहीं एक्ट कर रहे थे, उनको जाहिर है जब गिरफ्तार करना होता था तो वो कोर्ट्स में जाके बेल ले लेते थे और आजाद हो जाते थे। तो उनको रोकने के लिए इस तरह का काम किया था कि ह्यूमन राइट्स की उस वायलेशन के ऊपर है जिसके ऊपर हमारा आर्टिकल मेरे ख्याल से 10 है, वो भी बात करता है।
हाँ जो भी है। अच्छा फिर है जी 5 नंबर पे, ये वाली जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली इसके ऊपर बात करेगी कि जो भुट्टो साहब है ना अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज जैसे ही वो 1970 के बाद पावर में आए तो उनके सामने एक बड़ा एम था, वो ये था कि अगर हमने सिविलियन को चलाना है तो सबसे पहले हमें कंसोलिडेशन ऑफ द पावर करनी है, और जो भी ऑपोजिशन फोर्सेस हैं इन मिलिट्री, इन जुडिशरी, उनको हमने उड़ा के बाहर फेंकना है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने इस तरह की अमेंडमेंट की जिसके अंदर एज जो लिमिट है उसके बारे में डिस्कशन हुई कि एज लिमिट जो है सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर और हाई कोर्ट्स के जजेस की जो है वो रख दी जाए 62 ईयर। इससे हुआ क्या, जो मेन पॉइंट आपने समझना है, ये यहां भी बेशक आप लिख लें, बेशक 5th को यही लिख लें कि एज लिमिट ऑफ द जुडिशरी डिसाइड हुई इसके अंदर, और हाई कोर्ट्स के लिए वो 62 ईयर और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर। इससे ये हुआ कि जो भी 62 से सीनियर थे हाई कोर्ट्स के, वो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट की एज को पहुंच गए, वो गए। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाले थे जो कि एंटी ऑफ द भुट्टो थे, ठीक है, ऐसे फैसले जो कि भुट्टो के एंटी दे रहे थे। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसे थे जो कि सीनियर थे और वो उस भुट्टो की उन पॉलिसीज को, जिस तरह की ये पॉलिसीज हैं, उनको जरा हाई हेडेडनेस के थ्रू देख रहे थे, तो उनको फिर ऑटोमेटिकली रिटायर्ड होना पड़ा। तो ये आप समझ लें कि एक स्ट्रगल भी थी। इसी दौरान भुट्टो ने 6 जनरल को भी निकाल दिया था, सिविल सर्वेंट्स को भी काफी निकाला है। तो एक काइंड ऑफ काफी उसने अपने अगेंस्ट ऑपोजिशन खड़ी कर ली थी भुट्टो ने इस दौरान इन अमेंडमेंट्स के थ्रू, ठीक है। 6th अमेंडमेंट ये भी 1975 के अंदर ही मेरे ख्याल से होती है, ठीक है। अच्छा 6th अमेंडमेंट के अंदर बेसिकली हुआ ये
अब बोले। आवाज क्लियर है सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोग? इधर से तो ठीक है, मुझे मैसेज आ रहे थे, वो कॉल आ गई। हाँ जी, अब आप लोगों को आवाज क्लियर है? हाँ जी, आवाज आ रही है? अब बोले। आवाज क्लियर है आपको? जरा आप उधर से बोले। आवाज क्लियर है आप सबको? नहीं, वो तो उसकी वजह से शोर है। आप माइक बंद कर दो ना अपना। ऊपर से बंद कर दो, स्पीकर होता है। हाँ जी, आप बोले, जरा कंफर्म करना। आवाज क्लियर है सबको? ठीक ठीक है। हाँ हाँ, मैसेज ठीक है, आवाज क्लियर है। ये 2-3 मिनट जहाँ से पहले बोले थे वहां से कोई करना। कहाँ पर मुझे नहीं चाहिए ऑनलाइन वाले हैं? सिक्स्थ अमेंडमेंट बस करो भाई। अच्छा, सिक्स्थ अमेंडमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और वो ये थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में ये अमेंडमेंट है। तो साहब जो है वो अगेंस्ट द ऑपोजिशन बेसिकली ये क्वेश्चन लेकर आए थे, ये अमेंडमेंट लेकर आए थे कि ऑपोजिशन के खिलाफ काफी हो गई थी ड्यू टू द रिगिंग, इलेक्शन की रिगिंग के क्वेश्चन के ऊपर। तो इस वजह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उनको अमेंडमेंट करनी, ठीक है। सेवंथ अमेंडमेंट किस बारे में थी? referendum as confidence in prime minister, giving president prime minister अगर president को advice कर सकते हैं। ओ अच्छा, ठीक है। हाँ, अब हुआ ये कि 1977 तक ये अमेंडमेंट की डेट क्या है? ये सेवंथ अमेंडमेंट वाली 1977 के अंदर ही है। इसी दौर के अंदर बेसिकली उस रेफरेंडम के क्वेश्चन के ऊपर भी अमेंडमेंट हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर को ये लगे, ये इशू फील हो, प्राइम मिनिस्टर को ये इशू फील हो कि कोई जो है ना एक उसकी कॉन्फिडेंस के ऊपर, उसकी प्रेजेंस के ऊपर, ठीक है, जिस तरह वो पार्लियामेंट से कॉन्फिडेंस लेता है वो थ्रू रेफरेंडम जो कि ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगा। रेफरेंडम ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को कहेगा कि आप रेफरेंडम क्लियर करते हैं और ये कहते हैं कि क्या आपको एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद है या नहीं है। उस लिहाज से फिर जो है आप मूव ऑन करेंगे। एक रेफरेंडम की एक जिसको कहते हैं ना कि रविश जो है वो डालेंगे थ्रू दिस अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर है जी आपकी फेमस 8th अमेंडमेंट जो कि बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है। हुआ ये कि 1985 के अंदर ये अमेंडमेंट होती है, 8th अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट टू द 58(2)(b अबाउट द प्रेसिडेंशियल पावर। आप जानते हैं कि 1977 के अंदर coup लगा, जिया जो है ना वो जियाउल हक आए, उन्होंने आके जो है वो पावर में आके सारा वर्क किया जो भी जिस तरह भी है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था कि आप इलेक्शन करवाएं। अगर तो वो इलेक्शन करवाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन के अकॉर्डिंग तो पावरफुल कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, और जिया क्या है? प्रेसिडेंट। तो उन्होंने पहले ये सोचा कि क्यों ना इस इलेक्शन करवाने से पहले अपनी इस पावर के एंगल को चेंज कर लें ताकि इलेक्शन हो तो प्राइम मिनिस्टर एज अ पपेट के तौर पर काम करे और रियल पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाए। इसके लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट भी, आर्टिकल चेंज किया जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जब उसको लगे कि पार्लियामेंट अपना एतमाद हो चुकी है, वो असेंबलियों को तहलील कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला ठीक है। उसके बाद 1985 के अंदर इनके जो है ना वो
इलेक्शन वगैरह और सारा कुछ जो है वो नॉन पार्टी बेस के ऊपर इलेक्शन होते हैं। ठीक, अच्छा फिर है जी 9th अमेंडमेंट। 9th अमेंडमेंट बेसिकली इस बारे में है कि ज़िया साहब को अचानक से, वैसे तो बचपन से शौक था उनको, जब से छोटे थे उनको शौक था कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं किसी तरह, ठीक है, और शरीयत इंपोज कर दूं यहाँ पर, और मैं खलीफाए सानी नहीं सलासी हो जाएगा, सलासी उम्र बन जाऊं, ठीक है। ये शौक उनको बचपन से था। उनको मौका मिला 1985-86 के अंदर, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी अमेंडमेंट करते हैं। मदरसे में भी रहे थे क्या? कौन? ज़िया साहब। ज़िया साहब का तो पता नहीं है, लेकिन काफी इंस्पायर थे इस। असल में ना मसला ये है कि मिलिट्री का एक दौर गुजर चुका था अयूब खान का। उनको ये लगा कि मिलिट्री थ्रू हाई हैंडेडनेस ज्यादा देर रूल नहीं कर सकती, आपको या इलेक्शन करवाने पड़ते हैं या वर्क करवाना पड़ता है, तो हमें ऐसी पावर का सहारा लेना है जो कि आपको लेजिटिमेट भी करती रहे और आपको पावर में भी रखे। और वो रिलीजन से बेहतर क्या है? आप कह दो जी प्राइम मिनिस्टर खतरे में है, तो आप कह दो जी इस्लाम खतरे में है, उतार के दिखाओ, सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि अब रिजवी साहब के जो है ना उर्स मुबारक हो रहे हैं, उर्स हो रहे हैं, उर्स किसके होते हैं? उनके उर्स हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा इधर आपने मैंने कहा आपने कहा था जैसा हो रहा है, मैंने कहा चले दोनों ही जाएंगे कैसे जाता है? अच्छा, तो बेसिकली ये पास नहीं हुई अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन नहीं पाई अमेंडमेंट, और उसकी बेसिक वजह ये थी कि ये अमेंडमेंट जो है वो नेशनल असेंबली से तो पास हो गई थी, बट सेनेट के अंदर जाके ये ड्रॉप हो गई थी। लेकिन जो अमेंडमेंट एक दफा एक हाउस से पास हो, एटलीस्ट उसकी इतनी इज्जत होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नाम रह जाता है। पास नहीं हुई है लेकिन इसका नाम रह गया कि ये एज एन अमेंडमेंट के तौर पर एक्ट कर नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं रही क्योंकि फेल हो गई, ठीक है। अच्छा 9th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट जो है वो बेचारा एक हमारा शरीफ सा इंसान था, क्या थी? ये था शरीयत लॉ को इंपोज करना। शरिया लॉ जो है ना लॉ ऑफ लैंड बन जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना वो सुपरसीड करे। जो लॉ शरीयत के हैं और वो भी खास किस्म की शरीयत, खास किस्म की शरीयत के लिहाज से वो लॉज यहाँ पर बन जाए और वो अमीरुल मोमिनीन उनके बन जाए, डिफाइन अथॉरिटी के पास और रिलीजियस रूल एक पूरा में लग जाए। इसकी रूल में कुछ इदारे भी तो बने थे। इन्होंने बनाए तो थे, वो बेसिकली वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में देखेंगे कौन से वाले इदारे में से वो वो इदारे इसमें नहीं थे, वो इदारे तो शुरू में उसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है ना उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये है कि कोई भी कानून आपका कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगा। और काउंसिल ऑफ इस्लामिक एडोलॉजी का मकसद यही है कि कोई कानून अगर इस्लाम के खिलाफ बनने लगे तो आप उठा के उसको जो है ना वो अपील कर दें कि ये कानून नहीं बन सकता, इसको खत्म कर। तो पार्लियामेंट से भी वो इख्तियार छीन लिया गया कि वो कोई कानून ऐसा बनाए जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, वो नहीं बना सकती अनलेस कि वो कुरान और सुन्नत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो। अच्छा ये जो अमेंडमेंट 10 है, ये अमेंडमेंट आती है फॉर अ रीजन ऑफ बेचारा एक शरीफ सा बंदा था, असल बेचारा प्राइम मिनिस्टर जिसने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए थे। एक तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहा है जो करंट है, जो पैसे शैसे बेच के करता है, और एक इन्होंने की थी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है ना वो इन्होंने लिए थे जुनेजो साहब ने। और जुनेजो साहब की अमेंडमेंट है, उन्होंने 19 मेरे ख्याल से 87 के अंदर ये अमेंडमेंट की थी। इस अमेंडमेंट का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि जो इन हाउस है पार्लियामेंट उसके सेशन के अंदर 130 डेज से ज्यादा गैप ना हो, कि एक सेशन अगर 1 नवंबर को हुआ है तो अगला सेशन जो है वो विद इन द 130 डेज हो, इससे ज्यादा गैप ना हो सेशन के दरमियान। इसका मतलब क्या हुआ कि सिविलियन सुपरमेसी को जरा
ये एंगेज करने की कि भाई लॉज ऐसे ना बनना स्टार्ट हो जाएं और हाउस ये जो है वो सेशन ना हो और इस तरह के लॉज बनना स्टार्ट हो जाए जो कि इसको अफेक्ट कर रहे हो, तो इनका डेज को मिनिमम कर दिया जाएगा। ये आप 18 अमेंडमेंट के अंदर से देखेंगे ये वाले पॉइंट्स। जब सेनेट के डेज को बढ़ा दिया गया, ठीक है, इसी तरह प्रेसिडेंट के डेज को कम कर दिया गया, पार्लियामेंट के डेज को बढ़ा दिया गया, उसके सेशन होने के डेज को बढ़ा दिया गया। अभी पीटीआई की गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ा इशू हो गया था कि जो इनका 2020 वाला साइकिल था ना, लास्ट वाला, इनके साथ हुआ ये कि ना इन्होंने ना मैंडेटरी रहना होता है एक साल में, मेरे ख्याल से कुछ डेज फिक्स हैं कि 360 डेज के अंदर आपने 160 डेज या 190 डेज जो है पार्लियामेंट में बैठकर बात करनी है, यानी सेशन में रहेगी पार्लियामेंट जो भी। इनके ना डेज मेरे ख्याल से कोई शॉर्ट पड़ रहे थे, कोई मेरे ख्याल से मुसलसल 90 दिन जो है वो इनके कम पड़ रहे थे और इनका जो पार्लियामेंटेरियन ईयर है वो कंप्लीट होने वाला था। तो इनके पास फिर ऑप्शन कोई नहीं था कि सिवाय इसके कि उस दिन से जब इनको रियलाइज हुआ मीडिया के थ्रू कि भाई आपने लॉ के तौर पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इतने दिन हाउस में रहना होता है और आपके डेज अब पूरे रह गए हैं उस तारीख तक, तो आपने वहां से ये जून से फिर बैठे थे पार्लियामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जून से लेकर अगस्त तक इन सेशन रही, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैंडेटरी डेज को पूरा करने। बेसिकली होना तो क्या है, लेकिन ये एक नॉर्म है, ये एक नॉर्म से बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और कॉन्स्टिट्यूशन की ये एक लाजमी सूरत है। वरना कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत तो ये भी है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 90 डेज के बाद मिले, कौन मिलती है? 3 महीने का 6 महीने गुजर जाए, ठीक है, कोई कानून साजी वो नहीं है कि मतलब मैं उसको जाकर पकड़ लूं, ठीक है। जैसे में इनका जुडिशियल को चेक नहीं कर सकते, मतलब होता कर सकते हैं, उसमें देखें तो वही होती है, कर सकते हैं, होती है। कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू है इसके ऊपर ना, जुडिशियल रिव्यू यही होता है कि एग्जीक्यूटिव की ऐसी पॉलिसीज जिसके ऊपर वो एक्ट ना करे हो जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली करना चाहिए, तो उसके ऊपर जुडिशियल अपना रिव्यू दे सकती है, पढ़ सकती है कि भाई आप तुम क्या कर रहे हो। पिछले दिनों ना 2020 के अंदर ना इन्होंने ना पंजाब गवर्नमेंट ने असिस्टेंट कमिश्नर की ना पावर इतनी बढ़ा दी थी जितनी कॉलोनियल दौर में होती है कि असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार भी कर सकता है बंदों को। कोविड के दौरान नहीं, इन्होंने हाँ जाहिर कोविड था 2020 के अंदर, वो उन्होंने स्टार्ट की थी जून के अंदर, लॉ पास किया इन्होंने थ्रू अमेंडमेंट जो है ना, और चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर साइन कर दिए कि भाई जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर के पास इतनी पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स आ गई बेसिकली, तो वो गिरफ्तार भी कर सकता है, केस भी सुन सकता है और सारा कुछ करता है, ठीक है। हाँ सब कुछ वो करेगा, फैसले भी देगा, लागू भी होंगे फैसले, वो चैलेंज भी हाई कोर्ट्स में होंगे, छोटी मोटी कोर्ट्स, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर को इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया। ये बात जब कोर्ट के अंदर पहुंची, उस वक्त जस्टिस जो है वो कासिम थे, मुल्तान के ही थे, तो रिटायर्ड हो गए, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम, उनके पास पहुंची तो वो तो चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया। उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, जुडिशियल पावर जो है उसको सॉरी जो है ना हम इसको रिपील करते हैं, गलती हो गई थी हमसे ना, इसको रिपील करते हैं। उन्होंने फौरन रिपील किया, उन्होंने कहा अगर आपने रिपील ना किया तो हम चीफ मिनिस्टर को बुला लेंगे यहाँ पर और उनके सामने बैठ के, फिर उन्होंने कंटेम्प्ट जो है ना फाइल करने लगे थे, जेल में डालने लगे थे चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने माफी की, हम माफी मांगते हैं, ये लॉ गलत बन गया, फिर कह वो लॉ खत्म कर दिया। तो इस तरह के काम नहीं करते रहते। 10th अमेंडमेंट जो है वो इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है जी 11th अमेंडमेंट। क्या थी अमेंडमेंट 11 किस बारे में है? हाँ ये भी पास नहीं हुई और ये बीबी के दौर के अंदर बेसिकली हुई थी कि वुमेन की सीट्स इन नेशनल असेंबली जो है वो इंक्रीज की जाए, बट ये पास ही नहीं हुई 1989 के अंदर। बीबी के दौर के अंदर ये अमेंडमेंट लाई गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट विल पास द मैंडेट प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा फिर है जी आपका 12th अमेंडमेंट। 12th अमेंडमेंट जो है ना वो बड़ी मजे की है। वो ये है कि नून लीग जो है ना वो नवाज शरीफ जो है वो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसका पता नहीं क्या खास मोहब्बत है उर्दू स्पीकिंग वालों के साथ ना, जब भी पावर में आते हैं उनकी फैंटी लगाते हैं पकड़ के, ठीक है।
और बेचारे सब एमक्यू वालों को उन्होंने पकड़ के खूब धोया 1992 के ऑपरेशन के अंदर 12 महीने का ऑपरेशन था, उसमें दबा के धोया इन्होंने, ठीक है, ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के दौरान मिलिट्री जो है वो, मिलिट्री को और क्या चाहिए, घर बैठे हैं बेचारे, रोज घास वो बॉडी कर रहे होते हैं, ऑपरेशन वाले चलते हैं कराची में, वहां ऑपरेशन जब किया गया अगेंस्ट द एमक्यू 1992 वाला, तो उसके अंदर मिलिट्री को पावर्स दी गई थी। पावर्स क्या थी, डिटेंशन की, गिरफ्तारियों की, इस तरह की पावर्स। तो ये बेसिकली उस बारे में अमेंडमेंट है कि मिलिट्री पावर की इंक्रीज हुई थी इन 1992 ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, बेसिकली उसके लिए की गई। ले जी, फिर आता है जी आपका 13 अमेंडमेंट, और 13 अमेंडमेंट जो है वो ये 1990 मेरे ख्याल से 212 के अंदर हुई थी। फिर है 13 अमेंडमेंट। 13 अमेंडमेंट बड़े मजे की है, वो ये है कि ये जो हरकत हुई थी, ये 8 अमेंडमेंट वाली, जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर चली गई थी कि वो असेंबलियां तहलील कर सकता है, ये पावर, और इस आर्टिकल को रिवोक किया गया थ्रू 13 अमेंडमेंट। रिवोक, ये दूसरा दौर था बीबी और उसका नवाज शरीफ का, रिवोक 8 अमेंडमेंट, ठीक है। यानी कि इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि सिविलियन सुपरमेसी आई है, कि अब पावर दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेगा तब प्रेसिडेंट असेंबली तहलील कर सकता है। बट बिफोर दिस, इस आर्टिकल के मुताबिक प्रेसिडेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तहलील कर सकता है, ठीक है। 13 अमेंडमेंट सिविलियन सुपरमेसी का जी, असल में हुआ ये था कि ये जो सेकंड टाइम है नवाज शरीफ का, ये हाईएस्ट मैंडेट पर आया था और काफी मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, इतना जो है ना भुट्टो साहब के पास मेजॉरिटी थी कभी, और ना किसी और पार्टी के पास, फर्स्ट टाइम जो है। और ये वेरी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इनके साथ है भी ये जो नवाज शरीफ की पार्टी है, इनके साथ है ये कि जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो भारी मैंडेट मिलता है, वोट जो है बड़े लोग देते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, बेसिकली तो ये एक सेंट्रल राइट पार्टी है और इनके जो एम्स हैं वो भी खतरनाक है। अमेंडमेंट भी आएगी 15 अमेंडमेंट, वो भी वही अमेंडमेंट थी जिस तरह की ये अमेंडमेंट है। नवाज शरीफ को भी जुनून चढ़ गया था, मैं भी अमीरुल मोमिनीन बनूं, मैं भी जो है ना इस मुल्क के कौम को रॉयल्टी के ऊपर लाऊं, उनकी मॉरल पॉलिसिंग करूं, तो पकड़ पकड़ के नमाज पढ़ाऊं, ठीक है। वो जुनून इनको भी चढ़ गया था। ये चीज जो है ना, इसके इन्होंने काफी अमेंडमेंट्स किए, आपको ये देखने को मिलेगा कि 12, 13, 14, 15, 16 सारी अमेंडमेंट नवाज शरीफ के 3 साल के टेन्योर के अंदर 1997 से लेकर 1999 के अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये जो है ना 2-3 साल के अंदर उसने 4 अमेंडमेंट कर दी थी, बिकॉज उसके पास मैंडेट था, उसके पास रोक नहीं थी, ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती, जो उसका मूड बनता था वो करता रहता, ठीक है। अच्छा, फिर है जी आपकी 14 अमेंडमेंट। 14 अमेंडमेंट बेसिकली क्या थी, वो थी कि ये एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर ये बेचारे बैठे हैं आपके मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स मतलब गवर्नमेंट, और ये ऑपोजिशन बैठी है, ठीक है। अब होता ये था कि समटाइम्स बिल आते थे, ये वाले जो एमपीएस एमएनएस होते थे ना, ड्यूरिंग द गवर्नमेंट इन बेंचेस पे जाके बैठ जाते थे और अपना बाकी तमाम जो 1 साल रहता है 2 साल रहते हैं वो इधर गुजारते थे। इसी तरह ऑपोजिशन के मेंबर्स कुछ आके इधर बैठ जाते थे। इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब ये है कि चलते चलते गवर्नमेंट के तमाम मेंबर्स उधर चले जाएं और चलती चलती तमाम ऑपोजिशन पावर में आ जाए, चलते चलते, मतलब अभी कोई इलेक्शन नहीं हुए, उधर ही कॉन्फ्रेंस और अच्छा, यानी कि आपके ड्यूरिंग सेशन के अंदर कोई बिल आ रहा है या आप अपनी पार्टी चेंज करना चाहते हैं, पार्टी चेंज का मतलब ये है कि एक बंदा पीटीआई का है जो कि गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठा है, नून लीग का है, एक बंदा वो कहता है जी नून लीग से मैं तंग आ गया, ये इनकी पार्टी जो है कोई नहीं है, और वो
उठ के गवर्नमेंट की और वहां पर मिनिस्ट्री ले, इसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, ठीक है। फ्लोर यहाँ से वहां जंप मारते रहते हैं, शटल क्रॉसिंग, शटल डिप्लोमेसी के तौर पर ना एक्ट करते हैं। तो 14 अमेंडमेंट ने ये किया कि अगर किसी एमएनए या एमपीए का दिमाग छिड़ जाए और वो गवर्नमेंट को छोड़कर ऑपोजिशन की तरफ जाना चाहे या किसी ऑपोजिशन वाले को गवर्नमेंट की तरफ आना होगा, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जिस पार्टी के टिकट पर आप लोगों से वोट चंदा मांग कर आए हो और उसी पार्टी को आप छोड़कर जा रहे हो, तो आप अब इलेक्शन के बाद दोबारा अवाम में जाओगे और कहोगे कि मेरा पहला जो था वो तीर का निशान था, बैट का निशान था या शेर का निशान था, अब मैं जो है वो किस पर आ रहा हूं, किसमें, क्रेन, क्रेन का किसका है? अच्छा, क्रेन वालों का, वो क्रेन ही है, वो सही है, सही है। सर ऐसे बड़े करते थे, बहुत करते थे। नॉर्म यही थी, ये इसी में से अमेंडमेंट की गई कि बगैर इस्तीफा दिए आप एक बार नून लीग के वोट से आप जीत कर आए हो और आप पीटीआई के साथ दे रहे हो, या पीटीआई के वोट से जीत कर आए हो और आप जो है नून लीग बेंचेस के ऊपर आके बैठ गए हो, बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। तो अब आपको रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, फिर आपको ये वाली होगी। तो ये फ्लोर क्रॉसिंग के क्वेश्चन के ऊपर थी, ठीक है, वो समझ आ रही है ना? हैं 15 अमेंडमेंट वही नवाज शरीफ को भी, नवाज शरीफ जो है ना उसको भी लगा कि मैं भी ऐसा कुछ अमीरुल मोमिनीन बन जाऊंगा, इसको जो है वो सेनेट ने रोक दिया था कि मैं भी अमीरुल मोमिनीन बनकर इस मुल्क कौम के हालात को सुधारूंगा। ऑल पावर लाइज टू द अमीरुल मोमिनीन। इस अमेंडमेंट के थ्रू नवाज शरीफ जब तक चाहते तब तक जो है वो पावर में रह सकते थे, लेकिन सेनेट ने इसको पास नहीं होने दिया, इसलिए 15 अमेंडमेंट नहीं पास हुई। तो ये चेक है सेनेट वाला का। Oh yes, 16th amendment. Oh yeah, very unfortunately अभी तक नहीं पूरी हो रही। 16 अमेंडमेंट ये थी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 27 के अंदर एक बात लिखी गई थी। इस बात को हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं। अच्छा, ये बात जो है वो ये थी, क्या है आर्टिकल में? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पूरा है मोबाइल में देखो, वही है तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल सर्विसेज, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सर्विसेज। ये तमाम लोग जो है वो ओपन मैरिट पर लड़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे देखो, ये है मेन आर्टिकल, इसके नीचे होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन देखो, in order to provide opportunity and representation to all classes of persons and areas and services, clause 1 of the said article provides that for a period not exceeding 20 years from the commencing day of the Constitution, certain posts may be reserved for persons belonging to any class or areas. बस ठीक है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भुट्टो साहब ने इस आर्टिकल के अंदर मेन क्लॉज तो यही रख दिया कि किसी किस्म की सर्विसेज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। बलूचिस्तान वाले को भी उतना ही राइट होगा जितना पंजाब वाले को, ओपन मैरिट पर। लेकिन आप इस बात को भी समझते हैं कि उस दौर में बलूचिस्तान, केपी और सिंध के अंदर तो बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट नहीं था, तो अगर आप ओपन मैरिट पर सारी सीट्स करते हैं तो पंजाब के लोग सारी सीट्स ले जाते थे। तो इस चीज को बचाने के लिए उन्होंने कोटा देना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बेसिकली उनको इंश्योर करवाने के लिए कि आप सर्विसेज के अंदर कोटा जब रखेंगे और 20 साल तक के लिए 1973 से 1993 तक 20 साल तक आप कोटा रखेंगे,
सर्विसेज के अंदर मतलब जिस तरह बलूचिस्तान के पर्सन है उनके लिए कोटा होगा, केपी वालों के लिए होगा, सिंध वालों के लिए होगा, ठीक है, उन लोगों के लिए आप कोटा रखेंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम होते रहे। इस तरह आज भी हमें पता है कि सीएसएस के अंदर जो बलूचिस्तान का पर्सन है वो 600 पे हो उसकी एलोकेशन हो जाती है और जो पंजाब का है वो 690 पे हो वो नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि बलूचिस्तान वाले वहां पर कंपटीशन की अगर वो मेन स्ट्रीम में आए तो वो थ्रू कोटा आते हैं क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट, वहां पर अपॉर्चुनिटीज, वहां पर इदारे वो नहीं है कि वो पंजाब का मुकाबला कर सके। तो उन्होंने इसके लिए कोटा बना दिया कि वो थोड़े से भी नंबर लेकर पास होकर सर्विस में आ सकते हैं, ठीक है। इस 20 ईयर के अंदर उन्होंने साथ में ये बात भी लिखी थी कि इस 20 ईयर के अंदर ऐसी अरेंजमेंट्स की जाएंगी कि इस 20 ईयर के अंदर तमाम जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर 16 अमेंडमेंट के थ्रू 20 ईयर को 40 ईयर कर दिया जो कि 2013 के अंदर लैप्स हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 16 अमेंडमेंट कोटे के बारे में थी। अच्छा, यहाँ पर एक और अमेंडमेंट की गई जो कि हम कहते हैं उनको कोर्स को ना हम ये कह रहे थे कि बेसिकली ये जो अमेंडमेंट है ना 16 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 18 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उन्होंने एक और काम किया, वो ये किया था कि अब अगर आपने इस 40 साल को 60 करना है, 60 को 80 करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, कैबिनेट भी कर सकती है। एग्जीक्यूटिव की पावर दे दी थी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इसको अगर चाहे तो 40 ईयर से 60 ईयर कर सकती है। इससे पहले क्या था कि आपको अगर 20 से 40 गए हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट से आपको अमेंडमेंट करनी है, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आना है। या नेशनल असेंबली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाएंगे, फिर वो सेनेट के अंदर जाएगा वो 2/3 मेजॉरिटी से होगा, फिर दोबारा वो नेशनल असेंबली के अंदर आएगा, फिर वो प्रेसिडेंट पास होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर थ्रू अमेंडमेंट वाला है। लेकिन उसने कहा कि आप कैबिनेट एग्जीक्यूटिव के पास नहीं। इस वजह से ये दास साहब और सबके पोटेंशियल कर देंगे। नहीं, ये तो बेसिकली 18 अमेंडमेंट की बात करते हैं। शुमाली पंजाब में उन्होंने रिसेंटली एक काम किया को भी ऐड करते हैं कोटे में। वो असल में मसला पता क्या है, वो ये रहा है कि जब इन्होंने साउथ पंजाब की कोटे की बात की ना तो जो रावलपिंडी ग्रुप है और उनके लिए बड़ी इशू थे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह बात है तो हमें भी अलग करें, जिस तरह सीएसएस के अंदर आप उस तरह करें। हाँ, सीएसएस के अंदर जैसे कि जो ओपन मेरिट है ना उसको आप मिनिमाइज कर दें, जैसे कि सीएसएस में 9% कर दें, 7% कर दें और बाकी सब को कोड़ा। सीएसएस में ये चल रहा है ना कि आप ओपन मेरिट को बिल्कुल नैरो कर दें तो उस पर सब लड़ सकते हैं, बलूचिस्तान वाले लड़ सकते हैं, लेकिन कोटे को जो है ना वो हो रहा है। अच्छा, तो ये 16 अमेंडमेंट जो है वो, फिर इसके बाद जो है वो एक शख्स मुदार हुआ। शख्स का नाम क्या है? हाजी तो नहीं था ऊंचा, वो तो जो है बॉय था। क्या नाम था उसका? Constitution is just a piece of paper put into the dustbin. इसके words थे। The Constitution is just a piece of paper. 6A होता उस टाइम तो ये नहीं होते फिर 6 जो आर्टिकल 18 अमेंडमेंट में जो उसके अंदर ऐड किया गया तो ये था कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने उसको एक अबायंस भी रखा यानी कि साइड पर थोड़ी देर के लिए, वो वाली बात सब उसमें आ नहीं जाती। इसमें CCI वाली और 130 के कॉन्स्टिट्यूशन वो भी तो अमेंडमेंट में है ना, प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। लेकिन इसके अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट को उठा के अबायंस, भाई तुम हौसला रखो, अभी जो है ना वो मार्शल लॉ का रूल चलेगा, ऑर्डिनेंस के थ्रू हम वर्क करेंगे इसको। इस अबायंस में भी रखने को हाई ट्रीजन करार दिया गया, पहले ये नहीं था, ठीक है। इस अबायंस वाले पॉइंट को भी ऐड कर दिया। अच्छा, 17 अमेंडमेंट फिर मुशर्रफ आ गया था बॉय, मुशर्रफ बॉय
बुश बॉय ने आके इस वाली को अमेंडमेंट को, जो 13 अमेंडमेंट जिसने इसको रिवोक किया था, उसको आके दोबारा उठा दिया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट के पास फिर पावर नहीं थी, तो उनको भी वही इशू दरपेश जो था कि इलेक्शन करवाऊंगा तो प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्राइम मिनिस्टर होगा। मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, तो फिर इससे पहले अमेंडमेंट करनी है, और अमेंडमेंट जो है वो क्या थी, वही जो 58(2)(d) वाली जो अमेंडमेंट है, दोबारा उठा के यहाँ ले आया, और ये 17 अमेंडमेंट कहलाई कि अपने आप को पावरफुल कर लिया। इसके बाद फिर पार्टियां शार्टियां जो है ना वो तोड़ छोड़ के कर करा के ये बेसिकली वर्क हुआ क्या 17 and मिनी कॉन्स्टिट्यूशन mini constitution, and that is the कोई तुम भी बोला करो, मुझे अक्सर परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ कुछ, समझ आ रही है? 18 अमेंडमेंट की मैंने बात की है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कह रहे हैं, क्या है इसका मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है सर ये? तो बताओ। ये सरकार ने किया है और काफी चीजें हुई थी 18 अमेंडमेंट। हाँ भाई तुम बताओ। पावर डिसॉल्व हो गई, प्रेसिडेंट की पावर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गया, सेंटर से डिसॉल्व बहुत सारा प्रेसिडेंट की पावर्स का, ठीक है सर इसमें राइट फॉर फेयर ट्रायल भी हुआ था, ठीक है, और इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी, इसमें सेंसिटिविटीज को भी देखा गया था, नेम चेंज किए गए थे। और सर इसके ऊपर आरआईटी हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल जुडिशरी के रिलेटेड मतलब हर चीज को छिड़ा गया था। हाँ ऐसे ही है। अच्छा जी, हम अब ऑनलाइन वाले हम अब 18 अमेंडमेंट को पढ़ने वाले हैं और उसको हम जरा डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैं इसको करने लगा हूँ रेस। 18 अमेंडमेंट इज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। रज़ा रबानी ने क्या कहा इसके बारे में? इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। एतजाज हसन कहते हैं कि जब मैं बहस कर रहा था, हम 18 अमेंडमेंट बना रहे थे ना, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, तो मैं रज़ा रबानी से बड़ी बहस करता हूँ, दोनों लॉयर रज़ा रबानी भी और एतजाज हसन। तो एतजाज हसन कहते थे कि रबानी जो है वो इतना ज्यादा कॉन्शियस है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग के बारे में कि एक कॉमे पर हम 2 दिन बहस करते थे, ये कॉमा किधर लग रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसीलिए रज़ा रबानी को बुलाया हुआ था चीफ जस्टिस ने, जब सेनेट के इलेक्शन के ऊपर प्रेसिडेंट ने एडवाइजरी ओपिनियन लिया था, तो चीफ जस्टिस ने रज़ा रबानी से पूछा था कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, यू आर द फ्रेमवर्क का भी आपने बनाया, फॉर्मुलेट किया है, तो आप हमें इसके बारे में गाइड करें कि इसका मतलब क्या है। फिर उसने एक लंबी स्पीच की, तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट। चीफ जस्टिस ने वो गौर से सुनी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात समझ आ गई, और जो है ना फिर उन्होंने उसी के मुताबिक फैसला लिया। रज़ा रबानी जो है वो एक लीगल माइंड भी है, एक जो है ऐसा पर्सन है जो जिसकी ग्रिप है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, और क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी अमेंडमेंट्स खुद अपने हाथ से की हुई, और खास तौर पर ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? स्क्रीन सबको नहीं नजर आ रही या सिर्फ मेरा इशू है? आपका इशू है जी। शाहिद सलीम, यार उसका क्या बना? लंच ब्रेक के बाद मैंने देखेंगे मैच पर क्या खबर है उसकी। बांग्लादेश वाले 4 आउट हो गए थे, 4 तो मैं करवा के आया था। आपके बात है ज़ाहिर देख देख के करवाते हैं, दुआएं मांग। क्या है इसकी? कोई नहीं फॉलो कर रहा।
क्या करते हो तुम लोग? 4 ही आउट। 4 ही आउट है अभी तक। स्कोर कितना हुआ है? कितनी कर रहे हैं? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 18 अमेंडमेंट। एक एक चीज उसकी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और वो अमेंडमेंट जो है वो सबके अंदर आएगी, ठीक है? उस अमेंडमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। 18 अमेंडमेंट, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर सीरीज ऑफ आर्टिकल्स चेंज किए गए, लगभग 110 आर्टिकल्स चेंज किए गए और 200 से 110 आर्टिकल चेंज कर दिए एक ही गो में। और उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि 18 अमेंडमेंट की ना तो ट्रू इम्प्लीकेशंस अभी तक हमें सामने नजर आ रही हैं और ना जो है ये इतनी बड़ी अमेंडमेंट करने की उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसकी वजह ये कहते हैं कि भाई आप इतनी दफा एक इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो है ना बाद में उसको जेल करना, एडजस्ट करना पार्लियामेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जरदारी साहब को जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो जरदारी साहब ने कहा था असल में सिविलियंस आर इनसिक्योर इन देयर टेन्योर्स, तो जब उनको मौका मिलता है वो जितनी अमेंडमेंट्स कर जाए तो अच्छा है, जितने दरवाजे बंद कर जाएं जितने वो कर सकते हैं अगेंस्ट दोस अनलॉफुल फोर्सेस, उनके अगेंस्ट जितने भी आप दरवाजे बंद कर सकते हैं तो कर दें, ताकि बार बार ये ना हो जिस तरह की पिछले 70 साल में होता है कि आपको मिलिट्री के बाद दोबारा से अमेंडमेंट्स करवानी पड़े। तो आप एक ही दफा सारी अमेंडमेंट्स कर जाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस काफी इनसिक्योर होते हैं जो अपने टेन्योर में आते हैं कि भाई मैंने रहना है नहीं रहना। हमारा देखो अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका, शायद ये प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट होंगे इमरान खान जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे, वरना अदरवाइज जो है वो उनको भी उतार दिया था, गिलानी साहब को भी उतार दिया था और नवाज शरीफ को भी उतार दिया था। सो इख्तिलाफ, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को आप ऐसे नहीं उतार सकते, वो वोट लेकर आता है, प्रमोशन लेके आते हो। अच्छा जी, पहला जो पॉइंट है इसके बारे में इतने आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं कि अमेंडमेंट के बारे में इतनी बहस हो चुकी है, कोर्ट्स में होती है, सारा दिन बहस होती है। हम सबसे पहले तो इनके आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे कौन कौन से वो चेंज किए उन्होंने, ठीक है जी, ब्रीफली, और फिर हम ये देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फिर ये देखेंगे कि हम किस तरह इन्होंने साथ साथ ये देख लेंगे किस तरह इन्होंने इम्पैक्ट किया इन आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल जो है वो 6 हाई ट्रीजन का वो चेंज किया जो अभी हम बात कर रहे थे। आर्टिकल 6 है ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने तोड़ा, वो तो बात खत्म है ना, वो तो दरवाजा ही बंद कर दिया था 1973 के अंदर। इस वजह से ना ज़िया ने और ना मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा नहीं, बल्कि उसको इन अबायंस रख दिया था, ठीक है? ये बात आपने समझनी है, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा नहीं गया, जैसे कि बॉय ने तोड़ा था, जो कि याया ने 62 का तोड़ा था और 58 का अयूब ने, 56 का अयूब ने तोड़ा था 58 के अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर आपने ये चीज देखनी है कि हाई ट्रीजन का जो आर्टिकल 6 है, ट्रीजन के बारे में बात करता है 18 अमेंडमेंट के अंदर, उसके अंदर ये चेंज की गई कि अगर आपने इसको इन अबायंस भी रखा, सस्पेंड भी रखा, जो कि मुशर्रफ ने रखा था, तब भी आप हाई ट्रीजन को कमिट करेंगे और उसकी सजा क्या है? वो कह रहे हैं गले काट दो। क्या सजा है? डेथ, सेंटेंस टू डेथ। जैसे सेठ में भी अच्छा सजाए मौत, फांसी, शूम। जजमेंट जो थी वो 3 दिन की थी, बीच ऑफ
जॉब में खड़ा कर दी जॉब के अंदर 3 महीना आपने गया लाश को लटका के रखा। वो जो है काफी हाई वर्ड्स हाई प्रिजन के बारे में बात की। फिर बात की गई कुछ फंडामेंटल राइट्स। ये हम सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है ना ये बात। सर उसमें मजा बहुत आया था, बॉयज को तड़पता हुआ देख के ना इतना उन्होंने फौरन उठा के मारी है जी। मुशर्रफ कैसे हो सकता है, वो 3 जगह लड़ चुका है, उसकी कैसे, उसको आप अनपेट्रियोटिक कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिशियन हो सकते हैं वो नहीं वो नहीं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारी सीक्वेंस तो हमें पता है ना आप लोगों को। पहले इंट्रोडक्शन वाले, डेफिनेशन वाले, फिर फंडामेंटल राइट्स वाले, प्रिंसिपल पॉलिसीज वाले, फिर कौन से आएंगे? सेंटर की पावर्स के, फिर प्रोविंसेस की पावर्स के, फिर सेंट्रल प्रोविंसेस के रिलेशंस के, फिर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स वाले, प्रॉपर्टी वाले आर्टिकल्स आएंगे, फिर जुडिशरी के आएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन के आएंगे, फिर इस्लामिक प्रोविजंस के आएंगे, फिर इमरजेंसी की, फिर अमेंडमेंट्स की, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। These are the sequence of the articles। ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर इन्होंने कुछ आर्टिकल्स चेंज किए थे। आर्टिकल 10 के अंदर 10A डाल दिया था कि फेयर ट्रायल वाला पॉइंट आ जाए कि आपने, अगर आप इतने भी बड़े मुजरिम हो, जो मर्जी किया हो, तब भी आपको हक है कि आप अपना वकील रखेंगे और प्रॉपर हर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अच्छा, फिर है जी आपका आर्टिकल 90A। इसके अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या बना हुआ था? इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके अंदर क्या बना हुआ है? इंफॉर्मेशन कमीशन। इस आर्टिकल ने एक अपने अंडर कमीशन बनाया है, इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि आपको ये अलाउ करता है सिटीजन्स को कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में या किसी ऑडिट्स करना है या किसी चीज के बारे में पूछना है, तो आप उस कमीशन के अंदर केस करके आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर जा सकते हो। राइट, इंफॉर्मेशन कमीशन बहुत पावरफुल है। उसके अंदर डिसअपीयरेंस वाले जो इश्यूज हैं वो भी सामने आते हैं। ठीक है। 19A इसके अंदर, इससे पहले एक और है, वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा बहुत अमेंड किया था। उसकी वजह ये थी कि मुशर्रफ के दौर के अंदर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते। ठीक है, पार्टीज एसोसिएशन वो नहीं बना सकते, उसकी फ्रीडम को इन्होंने इंश्योर किया था। आर्टिकल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 15 17 और 17 है। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने आर्टिकल 25A जिसके अंदर 5 से 16 साल की एजुकेशन कंपल्सरी करार दी गई। ये सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट्स की गई। ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 27 के अंदर क्लॉज ऐड किया गया कि कोई प्रोविंस, हमें इसको भी हम कहते हैं उनको, कि कोई प्रोविंस उसका अगर मूड बने किसी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर अमेंडमेंट करने का, तो वो कर सकती है, उसके पास फुली राइट है। प्रोविंस के पास पावर है अपने डोमेन के अंदर सर्विसेज के बारे में कोई भी लॉ बना सकते हैं वो, और किसी भी किस्म का। प्रोविंस की ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रोविंस के पास ये पावर है कि वो ये काम कर सकती है। ठीक है। थर्ड जो अमेंडमेंट है, थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि आप के उसके सेंटर की पावर्स के बारे में बात हो रही है फेडरेशन के क्वेश्चन के ऊपर। यानी कि यहाँ पर ये तय होगा कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स रहेंगी। इस अमेंडमेंट के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स इसके अंदर होंगी वो बेसिकली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और आपकी नेशनल असेंबली और आपकी सेनेट की पावर्स के बारे में होंगी, और उनकी पावर्स को वो इंक्रीज कर रहा होगा, प्रेसिडेंट की पावर को डिक्रीज कर रहा होगा। 18 अमेंडमेंट ने विदाउट एनी मेंशनिंग के ये
क्लॉज रहेगा, ये क्लॉज नहीं रहेगा। उन्होंने ये 18 अमेंडमेंट करने से पहले ये पॉइंट लिख दिया था कि तमाम लॉज जो मिलिट्री दौर में बने हैं, तमाम लॉज जो मिलिट्री, जो अमेंडमेंट्स भी हुई हैं मिलिट्री दौर में, स्टैंड रिपीट खत्म कर जाएंगे। तो वो जो 17 अमेंडमेंट थी लास्ट वाली, वो भी इस चक्कर में उड़ गई। तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो 2002 के 2003 के थे मुशर्रफ के, वो सारे खत्म। वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू उसने दिए थे 2002 2003 के, तमाम खत्म। पुलिस ऑर्डर, ये बाकी ऑर्डर कुछ कायम कर दिया है। ये तो है इनको पार्लियामेंट में लाया गया और वो भी उस वक्त पार्लियामेंट के थ्रू बेसिकली पास हुए थे, क्योंकि काफी उसमें थी, पावर में थी, तो उन्होंने कुछ पास किए थे छोटे मोटे थे। लेकिन वो लॉज जो कि मिलिट्री दौर के अंदर पार्लियामेंट के बगैर पास हुए, वो स्टैंड रिपीट। अच्छा, इसके अंदर आर्टिकल 48 कि भाई प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर की। आर्टिकल 58(2) भी इसके अंदर खत्म कर दिया गया कि असेंबली तहरीर नहीं कर सकता। इसी तरह नेशनल असेंबली सेनेट के डेज इंक्रीज किए गए। ये इसका मतलब क्या है, पहले होता ये था कि सेनेट के पास एक बिल जाता था ना नेशनल असेंबली से सेनेट के पास, तो उसके पास 7 डेज होते थे उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करे, पास करे या रिजेक्ट करे। 7 डेज उसके ऊपर कंपल्सरी थे। तो ये चीज सेनेट के लिए जो है ना जरा मुश्किल थी, क्योंकि नंबर ऑफ बिल्स आ रहे होते थे, जरा लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता था। तो सेनेट की वर्किंग को बेहतर करने के लिए इन डेज को 14 कर दिया गया। ठीक है। इसी तरह सेनेट और नेशनल असेंबली के वर्किंग डेज को इंक्रीज किया गया। ठीक है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट है उसके पास बिल की जो पावर है वो 15 मेरे ख्याल से 15 डेज से 10 डेज की गई कि आपको अब 10 दिन, ये देखिए ना, प्रेसिडेंट के डेज कम कर रहे हैं और सेनेट और नेशनल असेंबली के डेज बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करो। ठीक है। वो भी बंद कर दिया, कर दिया। अब नहीं होता। ये बेशक खोलो थोड़ा सा, ज्यादा ना खोलो, झांकियां उधर ही मारनी है हवा में। फोकस चला रहा फोकस लाना है। नहीं। अच्छा, यानी कि 15 से 10 डेज जो है वो कम की। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट की पावर्स जो है वो कम की जा रही हैं और सेनेट, नेशनल असेंबली इनके डेज की पावर जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर फिर इसके पास जो राइट्स थे कि भाई ये रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और वापसी दे सकता है। रिजेक्ट करेगा तो नेशनल असेंबली अगर उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास कर देगी तो वो विदाउट प्रेसिडेंट के साइन के दोबारा लॉ बन जाएगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो लॉ बन जाएगा। वापसी कर देगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे कि प्रेसिडेंट ने किस लिए वापसी भेजा है, उसके बाद वो दोबारा भेजेंगे तो उसके लिए कंपल्सरी है कि वो साइन करे। इस तरह की प्रेसिडेंट की पावर्स इंक्रीज, मतलब उनकी पावर्स कम की गई और असेंबली की पावर ज्यादा की गई। इसके अंदर फिर आर्टिकल 89 जो है वो किस बारे में बात करता है, ऑर्डिनेंस के बारे में। कि ऑर्डिनेंस जब सेनेट इन हाउस या पार्लियामेंट इन हाउस होगी तो आप ऑर्डिनेंस नहीं दे सकते। ठीक है। क्यों नहीं दे सकते भाई? हाँ भाई मोहित, क्यों नहीं दे सकते? क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो दे सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। नहीं, सीधा ही ना। ऑर्डिनेंस जो है वो क्यों नहीं दे सकता प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट इन हाउस हो? तुम बताओ। प्राइम मिनिस्टर करेगा तब वो देगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डिनेंस में कोई नहीं आएगा। ऑर्डिनेंस
हाँ भाई, तुम बताओ, पीछे देख लो, कोई बात कहना नहीं हो रहा ऑर्डिनेंस कुछ टाइम जारी होता है जब पार्लियामेंट सेशन ना हो, क्योंकि हमारी पावर पार्लियामेंट होती है, तो प्रेसिडेंट को नहीं दी होती है, सेशन होता है तो पावर उनकी होती है। और यानी कि जब पार्लियामेंट इन सेशन है, इसका मतलब ये है कि इलेक्टेड पीपल आर, ठीक है जी, पावर्ड है और लेजिस्लेशन कर सकते हैं, यानी कि हाउस इन सेशन है। तो ऐसा रास्ता क्यों लेना है, ठीक है, कि जहां से आपको प्रॉब्लम हो या इशू हो, और उस लॉ मेकिंग को क्यों यूज करना है जब एक लीगल प्रॉपर इलेक्टेड पीपल का फॉर्म मौजूद है। एक फॉर्म जो है ही इसलिए प्रेसिडेंट लॉ बनाने के लिए तो नहीं है, वो तो इमरजेंसी की सिचुएशन में है। तो अगर आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन है ही नहीं और पार्लियामेंट भी हाउस में है, भाई क्या मौत होती है, तुम क्यों जो है मामा बन रहे हो, यार ये फिल्म को क्या है। अच्छा, फिर है जी आपके पास प्रोविंसेस की पावर। इसके अंदर जो एक काम किया गया वो ये था कि बिफोर दिस अमेंडमेंट एक वो लॉज होते थे, वो मिनिस्ट्रीज होती थी जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर सकती थी। वो गवर्नमेंट्स और सॉरी वो मिनिस्ट्रीज, वो जो है ना सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। 18 अमेंडमेंट से पहले की बात करता हूं। एक वो थी जिसके ऊपर प्रोविंसेस बना सकती थी, उसके अंदर ये नहीं आ सकता था, उसके अंदर ये नहीं आ सकता। एक और भी लिस्ट थी मिनिस्ट्रीज की जिसके ऊपर ये दोनों लॉज बना सकते थे, यानी कि वो मिनिस्ट्री इधर भी है, वो मिनिस्ट्री इधर भी है, फेडरल के पास भी वो मिनिस्ट्री है और प्रोविंस के, और दोनों उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। इसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। इससे बड़ा इशू होता था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर्स का। प्रोविंस भी वही काम कर रहा है, फेडरल भी वही काम कर रही है, और फिर अगर कोई क्लैश आ जाए तो फिर ये होता था कि जो फेडरल ने लॉ बनाया है वो सुपरसीड करेगा। क्लैश आ गया तो फेडरल का लॉ सुपरसीड करेगा, वरना चलता रहेगा। ये लिस्ट इस 18 अमेंडमेंट के अंदर अबॉलिश की गई और मैक्सिमम पावर्स जो हैं, जो मोहित कह रहे थे कि डिवॉल्व की गई, वो प्रोविंसेस को दे दी गई। रिस्पेक्ट ऑफ फ्यू, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेडरल के पास रहेंगे, जैसे कि पार्शियल यूनिवर्सिटी भी डेफिनेशन साकिब निसार चीफ जस्टिस ने देखी गया, वो बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है उसने। वैसे तो बेचारे दरबार लगाया होता था। हमने एक लॉयर से मिलने गए लाहौर में, बिलाल मंटो उनका नाम था, बिलाल मंटो, हाँ इसी मंटो फैमिली से ही है। आबिद हसन मंटो जो है ना, उनके बेटे थे। आबिद हसन मंटो काफी बड़े लॉयर है, अभी भी जिंदा है। उनके बेटे से हम मिलने गए लॉयर से, बड़ा जबरदस्त उनका ऑफिस था। तो हमने उनको कहा कि सर ये साकिब निसार की ना जजमेंट है आर्टिकल 27 के बारे में, सर इसको तो पढ़े। किसकी है? साकिब निसार की। तुम्हें पता है वो जजमेंट कैसे दी उन्होंने? कैसे दी? कहते हम तो कोर्ट में खड़े होते थे, वो जजमेंट ऐसे दरबार लगाया होता था, आओ हाँ जी क्या चाहिए, उस नस्ल के खिलाफ जजमेंट देनी है, ये गई जजमेंट, उसके खिलाफ देनी है, तो ऐसे जजमेंट देंगे। ये पीस ऑफ पेपर है सर, चीफ जस्टिस ने जजमेंट दी है, लॉ है। खैर उनके साथ बहस हुई, लेकिन उन्होंने नहीं माना, मैं नहीं मानता इनको। वैलिडिटी का मतलब लेता है। नहीं वैसे तो नहीं होना, तो नहीं सकता आप, बेशक वो पागल आदमी हो, चीफ जस्टिस तो है ना, लेकिन लीगली तो चीफ जस्टिस है वो, तो उसका जो लॉ है वो उतना ही वैलिड है जितना कि किसी और चीफ जस्टिस का। अच्छा, तो ये कंकरेंट लिस्ट खत्म की गई और जो पावर्स हैं वो कहां डिवॉल्व की गई? नीचे। किसमें दी गई पावर्स? आपके जो डिफेंस वाली हैं, कम्युनिकेशन वाली हैं, ये पावर्स फेडरल के पास रही। बाकी एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ स्टॉक की, इरिगेशन की, ठीक है जी, और जो है ना हेरिटेज की, इस तरह की तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं वो
नीचे आ गई आपके वॉइस के पास। सेंटर में कौन सी रैंकिंग? तो ये है क्या कहते हैं, डिफेंस की है, कम्युनिकेशन की है, ठीक है जी, एनर्जी की है, जैसे एनर्जी की यहाँ भी आ गई थी एनर्जी की, लेकिन काफी जिम्मेदारी फेडरल के पास है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री? फॉरेन अफेयर्स, बिल्कुल। फिनांस तो रहेगी जाहिर, उसने कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, नेशनल हाईवे वगैरह और के साथ पोस्टल सर्विस, ठीक है, वो भी उसके पास रहेगी। इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली उनके पास अभी भी एजुकेशन है और वो अपना सिस्टम एजुकेशन की मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, होने नहीं चाहिए सेंटर के पास हेल्थ और एजुकेशन और लास्ट उन्होंने वो भी रखी हुई है फूड एनर्जी भी रखी है। नहीं, हेरिटेज प्योर प्रेफरेंशियल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो भी उन्होंने अपने पास रखी हुई, ठीक है। तो इस तरह की मिनिस्ट्रीज उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। बेसिकली प्लीज दोज पीपल जो पावर में उनके साथ आते हैं, मैनियस बनते हैं, उनको मिनिस्ट्री तो देती है ना कोई, जाहिर है उसको पे करना है। देखा नहीं कि इस्तीफा दिया उसने, किसने दिया था वो, जो केपी के सेनेटर है, क्या नाम वो तो उसको लेना है सर, कोई पता नहीं शौकत तरीन बेसिकली केपी का नहीं है। अब पता क्या करना है उन्होंने, ये करेंगे कि शौकत तरीन का डोमिसाइल चेंज होगा, उसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर परमानेंट एड्रेस चेंज होगा, उसकी वोटिंग लिस्ट के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर उसका वोट डाला जाएगा उधर के ये यहाँ का केपी का शहरी, और फिर उसको सेनेटर बनाया जाएगा। ऐसे होता है, हमारा भी करवा आपको काम करना पड़ेगा। फिर काम ये है कि जो है ना, आपको हाँ में हाँ, ना में ना करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मैजिक स्पेल्स के ऊपर भी यकीन करना पड़ेगा, 2-3 काले बकरे भी गिराने पड़ेंगे आपको, फिर काम हो जाएगा। अच्छा इसलिए भी करवा दीजिए है इसलिए तो ये वाली बेसिकली फर्क हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कंकरेंटली इसमें ये सारे सब्जेक्ट प्रोविंस के अंदर पावर दी गई उसकी जो है वो 119 आर्टिकल 121 आर्टिकल जो हम उस दिन पे डिस्कस कर रहे थे नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर, हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे। दिस इज अबाउट द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, क्या एफबीआर के अंदर जो कंसोलिडेटेड फंड बनेगा उसका एक प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड अलग है, और वो कंसोलिडेटेड फंड जो फेडरल है वो नहीं ले सकती उसमें से अमाउंट एनएफसी अवार्ड के थ्रू, ठीक है, उसके बगैर इजाजत है। इसी तरह प्रोविंसेस को बहुत सारी चीजों के अंदर राइट दिया गया है कि कोई एग्जीक्यूटिव मैटर है, प्रोविंसेस उसके अंदर फुल फ्लेज है, इसके ऊपर कोई भी लॉ बनाए एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर इन शर्त के वो फेडरल के साथ बहुत ज्यादा क्लैश ना कर रहा हो, ठीक है। इसके अंदर ये भी किया गया कि प्रोविंस का जो गवर्नर होगा ही और शी शुड मस्ट बी, ठीक है, उसको लाजमी शुड बी, ये मस्ट बी द पर्सन ऑफ दैट प्रोविंस, उस डोमिसाइल का होना चाहिए। पहले क्या करते थे, पंजाब का बंदा उठा के बलूचिस्तान का गवर्नर लगा देते थे, तो अब उसी डोमिसाइल का गवर्नर लगेगा, समझ रहे हो। और अब गवर्नर इमरजेंसी नहीं लगा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द, किसका कंसेंट, सूबे में बैठे हो आप लोग, सूबे में कौन, सीएम वो चीफ एग्जीक्यूटिव वो है, उसकी कंसर्न लाजमी है। हाँ, गवर्नर को सूबे में इमरजेंसी लगाने की। अभी ये सिंध के अंदर जो इशू हो रहा था उसमें सीएम भी तो उसके अंदर यही आ रहा था कि इमरान इस्माइल कह रहे थे कि मैं लगा दूंगा इमरजेंसी, मुराद जो मुराद शहर से था वो पागल आदमी, वो कर नहीं सकता ये, जब तक मैटर जो है वो असेंबली में ना आए और वहां वो पास ना करें इस चीज को। पावर किसको मिली, आपके इलेक्टेड पीपल को, ठीक है, ताकि वो लोग इस चीज के ऊपर डिसाइड करें कि पहले इमरजेंसी मुंह फाग लगा देते थे, हाँ बड़ी इन्होंने इमरजेंसी लगाई, वो शाम इमरजेंसी लगाते थे, तो ये पावर भी खत्म कर दी गई, ठीक है, गवर्नर की। अच्छा, बाकी इसके पास भी एक फाइनेंस कमीशन तो फेडरल लेवल पर है, एक प्रोविंस लेवल पर भी फेडरल फाइनेंस कमीशन होता है, पता है ना वो,
प्रोविंस लेवल पर भी एक फाइनेंस कमीशन होगा जो कि प्रोविंस अपने तमाम जो वो है टैक्स है वो डिवाइड करेगा अपने इलाकों के अंदर, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर। ये नीचे देखिए फाइनेंस कमीशन, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है वो पैसे उठा के किसको देता है, प्रोविंसेस उठा के लोकल गवर्नमेंट्स को देंगे, तो इसके अंदर ये भी है कि फाइनेंस कमीशन ये काम भी करेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है वो फिर आपके द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, उसके बारे में आर्टिकल्स हैं। सीसीआई की पावर को इंक्रीज किया गया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, ठीक है जी। अच्छा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के बारे में बात की गई कि ये भी जो है आर्टिकल 156 जो है तो इसको भी एम्पावर करना है आपने, इसकी वर्किंग जो है वो रीजनल बैलेंस किस तरह इक्विटी के तौर पर नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा फिर है जी आपके नेशनल फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 160 से 174 तक है, ठीक है जी। उसके अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन और भी काफी सारे आर्टिकल है, ये सिर्फ नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में जो हम अमेंडमेंट देख सकते हैं वो क्या है, जो कल भी हम पढ़ रहे थे, क्या है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में 18 अमेंडमेंट ने कुछ खास काम किया है, कल भी हमने पढ़ा क्या किया है? नहीं मैं नहीं सुन नहीं सकता ना, कल मैंने बताया है, तुम तो देते हैं ये बताया था 18 अमेंडमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर हमने बात की थी कि जो लोग हैं वो पावर जो टैक्स में इकट्ठे हो रहे थे टैक्सेस वगैरह, नेशनल फाइनेंस कमीशन वाला कल जो हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन का टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर मैंने एक बात कही थी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के इस आर्टिकल के अंदर एक चीज लाजमी करार दी गई थी 18 अमेंडमेंट के थ्रू। Population used to increase. नहीं यार ये, और मैंने इतना बड़ा लिखा था यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की स्ट्रक्चर के ऊपर 18 अमेंडमेंट के अंदर एक चीज लाजमी करार दी गई थी, याद आ रहा है कुछ? वो ये था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर जो डिवीजन होगी वो 43 और 57 मिनिमम, यानी कि इससे आपने कम नहीं होना, इससे जितना ज्यादा कर दे ज्यादा है वो इंकारी पे बैठे थे ये लोग तो। अब तो बता दिए याद क्या है, अब तो मैंने बता दिया ये आगे तो डिजिट होते हैं समझे, ठीक है। यानी कि आपने लिमिट रख दी थी 43% फेडरल होगी मैक्सिमम और मिनिमम जो होगी 57% प्रोविंसेस की होगी और उसमें वो कमी नहीं कर सकता, इससे बढ़ा सकते हैं 43% से कम किया जा सकता है, हाँ, ताकि प्रोविंसेस के पास पावर जो है वो फाइनेंशियल पावर जो है वो मैक्सिमम रहे। इसके अलावा आर्टिकल जो है ये चेंज किए गए, इसी तरह जुडिशरी जो है उसको एम्पावर किया गया। नेशनल फाइनेंस कमीशन का उन्होंने लेक्चर नहीं दिया मेरा, बहुत लंबा लेक्चर है। हाँ ये बेसिकली ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के ऊपर ये थ्रेशहोल्ड रखा गया कि जब भी डिवीजन होगी नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन के अंदर तो वो 57% वर्सेस 43% के लिहाज से होगी। अब ये एक थ्रेशहोल्ड रख दिया गया था इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कि प्रोविंसेस को आपने 57% से कम नहीं देना, इससे ज्यादा जितना मर्जी दे दें आप ऑफ FBR होगी इस तरह। 57 को फर्दर 4 प्रोविंसेस में डिवाइड करें, हाँ 57 को 4 प्रोविंसेस, 43 सेंटर के पास, वो सेंटर के पास है, इसी के ऊपर तो रोता है ये फेडरल। इसमें सर फिर सेंटर को तो सर एजुकेशन में भी वो करना पड़ेगा ना, किसने कहा? दे दे उनको, नीचे वालों को, खुद ही मामा बना हुआ एजुकेशन का, मिनिस्ट्रीज उठा के फिर रहा है
तो भाई वो तो फिर एक्सपेंडिचर ही है ना, आप मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व करें जो अकॉर्डिंग टू द 18 अमेंडमेंट हुई है, आपको बोझ नहीं रहेगा वो। हेल्थ की भी कोई कंपनी बनती है, ना ही हेल्थ एजुकेशन की बनती है। बताओ, इसके ऊपर एक केस है वैसे साकिब निसार का बहुत बड़ा, सुनाएंगे कभी आपको, बड़े मजे का केस है। अच्छा, जुडिशरी के बारे में भाई इसको एम्पावर्ड किया जाए, सुमोटो के बारे में, ठीक है जी, और इस तरह के आर्टिकल्स जो है ना वो इसके अपॉइंटमेंट्स के बारे में बेसिकली चेंजिंग हुई थी जो कि 19 अमेंडमेंट के अंदर की आई थी। 18 अमेंडमेंट के अंदर जुडिशरी के ऊपर ये पॉइंट था कि इनकी अपॉइंटमेंट्स के अंदर पार्लियामेंटेरियन कमेटी की से बहुत ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द 18 अमेंडमेंट, कि पार्लियामेंटेरियन कमेटी अगर हाँ करेगी तो वो जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसको जब अमेंडमेंट ये हुई, अमेंडमेंट उठ के चली गई कोर्ट के अंदर, साकिब निसार वो इफ्तिखार चौधरी जो है चीफ जस्टिस से, उन्होंने अमेंडमेंट कॉल करी, नहीं कर सकता, लेकिन बॉस था वो, उसने सो मोटो लेकर उसको अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया इस क्वेश्चन को कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के अंदर एग्जीक्यूटिव का, ये पार्लियामेंट का क्या काम है? सही बात है। हाँ सर, अगर पार्लियामेंट जुडिशरी डिसाइड करे वो तो अपनी मर्जी से जो क्या तरीकेकार होना चाहिए, वो पार्लियामेंट का मसला नहीं था, वो मसला ये था कि उस पार्लियामेंट के अंदर वो जजेस भी बैठेंगे, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स भी बैठेंगे और आपके पार्लियामेंटेरियंस भी बैठेंगे, और फाइनल जो से होगी वो पार्लियामेंटेरियन कमेटी की होगी उसी, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस के ऊपर पार्लियामेंटेरियन कमेटी की जो अथॉरिटी है वो ज्यादा कर दी गई थी 18 अमेंडमेंट के अंदर, कि इनकी मर्जी के बगैर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस नहीं होगी। इसी को फिर जब कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया इनके सो मोटो नोटिस लेकर, जब ये चैलेंज हुआ तो इसके बाद इनको 19 अमेंडमेंट करनी पड़ी इसी के ऊपर, और इस अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन को चेंज करके पार्लियामेंटेरियन कमेटीज वाला जो एलिमेंट था वो कम कर दिया, ठीक है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पावर ज्यादा कर दिया, उसके अंदर हाँ लॉ मिनिस्टर जरूर बैठा होता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो चीफ जस्टिस और इनकी से ज्यादा होता है। इसके अलावा ट्रांसफर भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का, चीफ हाई कोर्ट के जो जज है वो नहीं हो सकता जब तक उसकी बेल ना हो, पहले ये होता था या भी रिसेंटली होता ऐसे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो मजीद चेंजिंग की गई 18 अमेंडमेंट के अंदर वो इलेक्शन कमीशन के बारे में थी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल के बारे में वो काम कर सके, और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि आप लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन भी आपकी जिम्मेदारी है, आप मिनिस्टर गवर्नमेंट की नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपने करनी है, ठीक है। वैसे तो 20 अमेंडमेंट और 22nd अमेंडमेंट भी यही मैं आपको बता देता हूँ, वो अमेंडमेंट्स भी इलेक्शन कमीशन को ही इंपावर करने के लिए है, 20 और 22nd अमेंडमेंट, ठीक है। ये आपकी 18 अमेंडमेंट थी। इसके अलावा जो है ना आपके नीचे जो है रिसोर्सेज पे भी है लिमिटेड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके, हाँ वो आर्टिकल 149 और आर्टिकल 148 वो बने, जिसके ऊपर ये है कि जो रॉयल्टी है वो जाएगी प्रोविंसेस के पास, और बाकी अगर कोई मिसाल के तौर पर कहीं पर गैस निकलती है ना तो रॉयल्टी, उस गैस के निकलने की जो रॉयल्टी है वो जाएगी प्रोविंस के पास, तो बाकी प्रॉफिट में वो गवर्नमेंट शेयर लेगा, और पहला राइट इसके पास है प्रोविंसेस के पास, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर सिंध और सेंटर जो है बहस भी करते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फिर इमरजेंसी के क्वेश्चन के ऊपर भी किया गया कि अगर फेडरल लेवल पर इमरजेंसी लगानी है तो प्रेसिडेंट जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट असेंबली और सेनेट उसके बगैर नहीं कर सकता, ठीक है। और इस तरह ये ओवरऑल आपके 18 अमेंडमेंट पे टुवर्ड्स ओपन द डेमोक्रेसी, द ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है।
पेपर वे करता है। लोकल गवर्नमेंट एसेंशियल की गई कि आपने लोकल गवर्नमेंट से इलेक्शन लाजमी करवाने हैं, इस तरह की चीजें जो है वो इसके अंदर चेंज की गई। अब दो तीन अमेंडमेंट रह गई हैं, उसको हम देख लेते हैं। 20वीं और 22वीं ये दोनों इलेक्शन कमीशन के बारे में है। 19 अमेंडमेंट क्या है? 18 अमेंडमेंट के अंदर जो क्वेश्चन ऑफ जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स है उसको अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द जजेस वैसे किया है। ठीक है, समझ आ गई? अब कौन सी रह गई है? 21वीं और 23वीं और फिर 24वीं 25वीं और 26वीं। ठीक है, अभी 2 मिनट में देखना, तुम पता नहीं लगना तुम्हें हुआ क्या ये है। साफ हो गए, बस खत्म हो गए इलेक्शन। अच्छा, 21st अमेंडमेंट और 23rd अमेंडमेंट ये कब हुई और ये किसके बारे में थी? ये बेसिकली मिलिट्री फोर्स का जो पिंच ऑफ द सॉल्ट के साथ हमने इसको एक्सेप्ट किया, वे सनसेट क्लॉज। व्हाट इज मीन बाय द सनसेट क्लॉज? मतलब मिलिट्री, हाँ क्या हो, यही पूछ रहा हूँ। मिलिट्री कोड्स को खत्म कर दिया। मिलिट्री का ना शटडाउन कर दिया था, मतलब जब हुआ था ना APS का। 2014 में, हाँ तो फिर सिक्योरिटी इश्यूज काफी ज्यादा हो गए थे उसकी वजह से। हाँ भैया, हमें क्या है ये सनसेट क्लॉज? सर्च फ्रीज कर दी। अच्छा, समझदार मिलिट्री वो ये था कि APS का अटैक जो हुआ 2014 वाला, 2014 वाला सब जानते हैं। 2014 वाला जो अटैक हुआ मिलिट्री के ऊपर, APS के ऊपर टेररिस्ट जो अटैक था, उसके तनाजुर के अंदर टेररिस्ट जो हार्डकोर टेररिस्ट थे उनको सजाएं देनी थी। तो एक तो हमारा सिविल जुडिशरी सिस्टम है, वो तो बहुत पैथेटिक, बड़ा स्लो है। तो इसके पैरेलल एक जुडिशियल सिस्टम बनाया गया, उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई जिसके अंदर टेररिस्ट को सजाए मौत, जल्दी जितने भी हार्डकोर टेररिस्ट हैं उनको सजा देकर उनको सजाए मौत जो है वो दी जाए विद सनसेट क्लॉज। That is most important thing in this amendment, because ये amendment करना किसी मुश्किल से कम नहीं था for the parliamentarians। रुबानी साहब ने बड़ा इशू है। रुबानी साहब तो खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने जिस चीज के ऊपर एक्सेप्ट की थी, तो ये था कि हम मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो पैनलाइज होंगे पीपल वो हार्डकोर टेररिस्ट हैं। तो बजाय उसको कि उनको सिविल कोर्ट्स के अंदर ट्रायल उनका किया जाए, उन्हीं कोर्ट्स में किया जाए जिन्होंने कभी उनका साथ दिया था। समझ आ रही है? रब्बानी साहब से ऊपर से आता पता भी नहीं लगता क्या है क्या बात। वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स हम इसलिए बनाएं कि सिविल कोर्ट्स के अंदर उन लोगों को सजा देनी है जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं और उनको जल्दी से जल्दी मौत की सजा देनी है, खत्म करनी है। सिविल जुडिशरी के ऊपर इसलिए बोझ नहीं डाला गया कि वो लोग जो टेररिस्ट हैं वो किसी दौर के अंदर कभी हमारे दोस्त हुआ करते थे, तो ये वही लोग इनको साफ करें जिन्होंने पैदा किए थे, वही करें, वही जिम्मेदारी लें। ये इन बेचारों को क्यों आप दरम्यान में ला रहे हैं? Military courts are not the norms of the parliaments. वो parliament basically military courts for the एक specific circumstances की बेस के ऊपर बनाएंगे। आप उन कोर्ट्स के साथ मिक्स ना करें जो मिलिट्री के अंदर अपने फौजियों को मार्शल लगा या जो है ना कोर्ट मार्शल करने के लिए होती है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये मिलिट्री कोर्ट्स बेसिकली वो हैं कि आपका जुडिशरी का मामला जो है और टेररिस्ट जो हैं उनको आप पैनलाइज करेंगे थ्रू दीस कोर्ट्स। ये असल में ना बहुत स्पीडी ट्रायल करती हैं विदाउट एनी ऑपोजिट का लॉयर भी नहीं होता, और आप जो है ना जो भी मिलिट्री ने डिसाइड किया कि इसको लटकाना है या इसको नहीं लटकाना,
आपने ओके बनाया, तो इसलिए बनाएंगे ये द सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या है? क्या जज, जो जज है, जज है, जो जज जनरल है वही है। बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 97 वाला भी एक्ट लगी जा रहा है उसमें। तो पिंच ऑफ सॉल्ट ये मुमकिन नहीं था एतजाज हसन, रजा रबानी जैसे लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने सनसेट क्लॉज रखा कि 2 साल बाद विदाउट एनी अमेंडमेंट ये मिलिट्री कोर्ट स्टैंड रिपीट खत्म हो जाएंगी। अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़नी हमें कि दोबारा इन मिलिट्री कोर्ट्स को खत्म करो, 2 साल बाद ये खुद ही खत्म हो जाएंगी। उन्होंने फिर एडिशन करवाई ये इस हाँ। क्लॉज की, तो ये दिन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की। हाँ जी, बेसिकली यही मकसद था। और फिर ये जो 23वीं अमेंडमेंट थी इसके अंदर दोबारा ये मैटर आया कि अभी कुछ टेररिस्ट रहते हैं, तो ये दोबारा फिर अमेंडमेंट की गई और बड़ी मुश्किल से जो है वो ये दोबारा सनसेट क्लॉज रखा गया, तो ये दोबारा खत्म हो गई। फिर दोबारा ये लाई गई थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने अभी रिसेंटली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 21वीं और 23वीं अमेंडमेंट जो है वो आपकी मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में है। 21 के अटैक के बाद 24th अमेंडमेंट जो है वो किसके बारे में है? नहीं, कोटा 25 है, 4th इसमें इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन नहीं, सेंसस 2017 के अंदर सेंसिस हुई थी और उन सेंसिस से इलाके जो हैं, हम एक पंजाब है जैसे, सेंसिस होने के बाद उनके अब 180 अगर एमएनएस आते थे, तो आफ्टर दिस सेंसिस जो 2017 में हुई थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे चेंज की गई कि अब वहां से 171 एमएनएस आएंगे साल दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो कम हो गई। पंजाब की, सिंध की सेम रही, बलूचिस्तान की 5 बढ़ गई, केपी की 3 बढ़ गई, इस्लामाबाद की 2 बढ़ गई। ठीक है, सीट्स नेशनल असेंबली के अंदर। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स आए थे, उन रिजल्ट ने इफेक्ट किया आपकी रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असेंबली। बस खत्म हुआ। जिन्होंने लिखा नीचे डर में बोल रहा है बैटरी याद है नहीं ऑफिस में ऐसा तुमने क्या समझा सही लगी नहीं पेपर अच्छा। तो सेंसस के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई, उस रिप्रेजेंटेशन की चेंजिंग की वजह से अमेंडमेंट करनी पड़ी और वो अमेंडमेंट 24 है, सीट्स चेंज की। ठीक है, इसी तरह पे जो है वो 25th अमेंडमेंट वो मर्जर है क्वाटा का केपी से। अच्छा, केपी से याद आया 18 अमेंडमेंट के अंदर ये नाम भी चेंज हुआ था, एनडब्ल्यूएफपी से केपी किया गया, सिंध का एच बढ़ाया गया, सिंध का एच लिखा गया और बलूचिस्तान से यू से ओ हो गया था, या ओ से यू हुआ था? यू से होगा, हाँ यू से हो बलूच के थे। बलूचिस्तान। ये देखो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन है। पंजाब के अंदर जिस पंजाबी हैं से पख्तून वाले रहते, हमारा भी नाम चेंज करो आप, पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा। अफरा साहब खटक ने इसके ऊपर भी कहा था अभी रिसेंट कि हमें लोग कहते थे वो पागल हो गया है खटक, तुम अपना नाम चेंज करते हो। उसने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रिकॉग्निशन होती है। अब जैसे सराकिस्तान आप बना रहे हैं, पंजाबी डोंट नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्टिविटी। हाँ नहीं वो पंजाबी की क्या बात करते हो, काऊ है काऊ नहीं लिख जाता है। ये मैं क्या क्या है स्टेट बनना चाहिए और बनेगा भी, बनेगा भी। नहीं ये तो नहीं बना सकते, इस टाइम तो नहीं बना सकते। मेरा जो मानना है ना सर, वो ये बेल्ट है और ये बेल्ट है, ये दोनों मिक्स हो गया है, फर्क नहीं रहा है। मैं आपकी कहता हूँ हम लड़ मर गए हैं कोर्स के अंदर। नहीं
वो एक और डिबेट है ना, बहुत जरूरी है उस डिबेट। ये डिबेट जरूरी है जो आप कर रहे हैं, ये मैं इस पे एग्री करता हूँ। पिछले दिनों कोर्ट, मुल्तान कोर्ट के अंदर खड़े थे जज साहब के साथ, जब बात हुई ना, जज साहब ने कहा ए जी आप समझते हैं कि 2 मॉल्स यहाँ बन गए, मॉल ऑफ मुल्तान और एक ये टॉवर यूनाइटेड, वो कौन सा है उसके साथ है, नहीं यूनाइटेड मॉल जो है, यूनाइटेड मॉल जो कैंट की साइड पर है, गढ़ियाल की तरफ, आप 2 मॉल बन गए, आप ये समझते हैं जी यहाँ पर तरक्की हो रही है, इसको आप तरक्की कहते हैं। ये यहाँ पर, और लाहौर हाई कोर्ट का जज बैठा था, उसने ही कहा हम इसको तरक्की नहीं मानते। अच्छा खैर, ये चीजें चेंज, 25th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट जो है वो फिर सीड्स ऑफ केपी जो है वो चेंज की गई थी कि उनकी प्रोविंशियल असेंबली में सीट्स कितनी होंगी, केपी के अंदर जब फाटा एंटर हुआ तो उसकी सीट्स भी चेंज होंगी ना, और जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर कितनी सीट्स होंगी, मेरे ख्याल से 12 थी, तो यहाँ पर तो वो तो नेशनल असेंबली की सीट्स तो वैसे ही नहीं थी, लेकिन प्रोविंस की सीट्स बढ़ा दी गई थी ताकि 21 से 24, क्योंकि फाटा एंटर हुआ तो केपी के अंदर सीट्स चेंज की। तो दीज आर द अमेंडमेंट्स जो आपने समझनी है, देखनी है, और इस बेस से आपने पॉलिटिक्स को देखना है कि किस तरह मूव कर रही है। इसी 18 अमेंडमेंट के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बड़ी खबरें भी आती रहती हैं, तो उनको भी आइंदा से आपने डीपली एनालाइज करके चलना कि यार ये 18 अमेंडमेंट क्या थी और लोग क्या बातें कर रहे हैं। 18 अमेंडमेंट बहुत बड़ी है, जैसे है उसमें क्वेश्चन आता था वो मैनेज नहीं होता था, लेकिन वो बन नहीं हुआ। बेसिकली ना आपने ना इसको डिवाइड करना है थ्रू दीस क्लॉजेस, एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये चेंजिंग करके चला गया था, प्रोविंसेस के राइट्स के बारे में ये चेंजिंग करके चला गया था, ठीक है जी, और आपके सेंटर के राइट्स के बारे में ये चेंजिंग करके चला गया था, ऐसे महसूस करके भी करें तो फिर भी ये 13 मतलब बिल्कुल बन गई। फिर ये उसमें मतलब छेड़ेंगे। हां मुश्किल है, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है ये। तो एग्जामिनर को आगे भी पुट करके क्लैरिफिकेशन पूछ लेते हैं, डिबेट पूछ लेते हैं, इसको तो एड्रेस करते हैं। ये चलो मैं देखेंगे क्वेश्चन जो आया हुआ पास पेपर्स, ठीक है। ये हमारी अमेंडमेंट्स थी जी। इन अमेंडमेंट्स के बारे में आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो हमें बता दें ताकि आपकी अमेंडमेंट्स भी हो जाए। जस्टिस वकार, ठीक है, हाँ जी। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों का? है? आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ये बस